आइए आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11। चैप्टर 5 है गति के नियम, अंग्रेजी में लॉज ऑफ मोशन बोलेंगे। तो पीछे जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं तो उनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। परिमाण लिखना है और दिशा लिखना है। तो कह रहा है एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद। अब देखिए साफ साफ बता दिया है कि एक समान चाल से गिर रही है। तो जब एक समान चाल होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग एक समान हो जाए, चाल एक समान हो जाए, चाल इसलिए लिख रहा है, इसको हम वेग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि नीचे की ओर गिर रही है, मतलब दिशा नहीं बदल रही है, तो इसी को वेग भी कह सकते हैं। तो जब वेग एक समान होगा तो इस पर कोई भी त्वरण काम नहीं करेगा, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जब त्वरण जीरो होगा तो नेट बल भी जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि वर्षा की बूंद एक नियत चाल से नीचे गिर रही है, अतः इसका त्वरण शून्य है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बूंद पर कार्यरत परिणामी बल F = ma = 0 है, क्योंकि त्वरण 0 है तो बल भी 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है जल में तैरता 10 ग्राम संगत यानी द्रव्यमान का कोई कारक। अब देखिए जब जल में तैर रहा है तो उसका भार नीचे की ओर काम करेगा, और चूंकि तैर रहा है यानी डूब नहीं रहा है, तो जो पानी है उसकी जो सतह है उस पर ऊपर की ओर एक बल लगा रही है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। अगर हम मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो उसको प्रतिक्रिया बल बोलेंगे, यानी नॉर्मल रिएक्शन जिसको कहते हैं। तो अगर ये वस्तु डूब नहीं रही है, कार्क का टुकड़ा पानी में डूब नहीं रहा है, तैर रहा है, तो इसका मतलब जो भार है नीचे की ओर जितना, उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो नेट बल यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो तैरने की अवस्था में किसी वस्तु का भार उस पर कार्यरत उत्प्लावन बल से संतुलित होता है, अतः जल पर तैरते कारक पर कार्यरत परिणामी बल शून्य है। कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई कोई पतंग। जाहिर सी बात है स्थिर है, रोक ली गई है, तो जाहिर सी बात कोई वस्तु स्थिर होती है तो उस पर त्वरण 0 होगा, तो बल भी 0 होगा। आकाश में पतंग को कुशलता से स्थिर रोका गया है, अतः पतंग का त्वरण शून्य है, अतः पतंग पर कार्यकारी परिणामी बल F = ma = 0 है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 30 किलोग्राम प्रति घंटा के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार। अब देखिए यहाँ भी एक समान वेग है, उबड़ खाबड़ सड़क है उससे कोई मतलब नहीं, वेग एक समान है, इसका मतलब त्वरण 0 है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। तो जब त्वरण 0 होगा तो बल भी 0 होगा, क्योंकि कार एक नियत वेग से गति कर रही है, अतः इसका त्वरण शून्य है, अतः कार्य पर कार्यरत बल F = ma = 0 है। अगला बिंदु कह रहा है सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर न गुरुत्वीय बल लग रहा है, न विद्युत बल लग रहा है, न चुंबकीय बल लग रहा है, कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक समान वेग से गति करेगा। जब एक समान वेग से गति करेगा तो त्वरण 0 होगा, जब त्वरण 0 होगा तो कोई भी नेट बल 0 होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंतरिक्ष में गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त क्षेत्र में गति कर रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी परिणामी बल शून्य है। कोई बल ही नहीं है, न विद्युत बल है, न चुंबकीय बल है, न गुरुत्व बल है। तो जब कोई बल ही नहीं है तो नेट बल उस पर शून्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
कह रहा है 0.05 किलोग्राम संगत का कोई कण ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया। समझ लीजिए, ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका गया। नीचे दी गए प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। तो ऊपर मुखी गति के समय जब ऊपर की ओर गति कर रहा है पिंड, तो उस पर बल क्या होगा और इसकी दिशा लिखिए। बल का परिमाण व इसकी दिशा लिखना है। तो ध्यान देना है। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस पर गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम करता है। तो वस्तु चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर ही काम करता है। इसीलिए चूंकि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम करता है, तो वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय बल चूंकि नीचे की ओर लग रहा है, तो ऊपर जाने का वो विरोध कर रहा है, क्योंकि वो बल नीचे की ओर खींच रहा है। इसीलिए जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो लगातार उसके वेग में कमी आती रहती है, यानी रिटार्डेशन होता है, मंदन, यानी त्वरण नहीं होता, मंदन होता है, यानी वेग में प्रति सेकंड घटाव होता है। इसलिए कुछ ऊपर जाने के बाद वस्तु रुक जाती है, और चूंकि बल नीचे की ओर ही लग रहा है तो नीचे की ओर गिरने लगती है। तो ध्यान दीजिए कि मुक्त अवस्था में कोई भी वस्तु पृथ्वी पर अगर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय बल हमेशा हमेशा नीचे की ओर लगता है, कभी भी ऊपर की ओर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह मुक्त रूप से गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है, तब उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर कार्य करता है। ध्यान दीजिए, नीचे की ओर कार्य करता है। अब कंकड़ का द्रव्यमान दे दिया है m बराबर 0.5 kg। अब ऊपर की ओर गति के समय, जब ऊपर की ओर गति होगी तो कंकड़ पर कार्यरत बल क्या होगा, F बराबर ma, और ये जो a होगा यही g होगा। तो m हमारा 0.05 kg दिया है, इंटू g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गलत लिखा है, इसको काट दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0.50 न्यूटन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसको ये काट दीजिए, नीचे की ओर, इस जगह लिख दिए नीचे की ओर, और mg को काट करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण ये वाला है रखा गया है। अब ये सही है। तो गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो जो परिणामी बल होगा हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, कभी ऊपर की ओर काम नहीं कर सकता। अगर ऊपर की ओर काम करता तो पृथ्वी से वस्तु कभी पृथ्वी की ओर आती ही नहीं, ऊपर ही उड़ जाती। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अधोमुखी गति के समय, यानी जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तब क्या होगा। तो जब नीचे की ओर गति होगा तो फिर वही फार्मूला लगेगा, कंकड़ पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर m में, तो 0.05 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये दोनों को मिला करके यहाँ न्यूटन लिखा है। ध्यान दीजिए, तो दोनों को मिला करके, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम होगा, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो पूरे को मिला के न्यूटन लिख दिया है। ये भी हो सकता है, चलिए उस तरह तो सही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.50 न्यूटन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसमें भी नीचे की ओर, जो ऊपर लिखा था उसमें भी नीचे की ओर। अब देखिए सी पर कह रहा है उच्चतम बिंदु पर, क्वेश्चन में दिया होगा उच्चतम बिंदु, तो उच्चतम बिंदु पर कार्यरत परिणामी बल। तो उच्चतम बिंदु पर अगर देखा जाए तो उच्चतम बिंदु पर भी जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। तो द्रव्यमान हमारा 0.05 kg है, इनटू जो गुरुत्वीय त्वरण है, वस्तु उच्चतम बिंदु पर स्थिर रहेगी, यानी उसका वेग 0 होगा। जब उच्चतम बिंदु पर होगी तो वेग नहीं होगा, न ऊपर की ओर होगा न नीचे की ओर होगा। नीचे से जो आया था तो वेग वो 0 हो गया। तो उस समय भी गुरुत्वीय बल काम करेगा पृथ्वी का g, तो वो 10 रखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.50 न्यूटन।
ये भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा। तो यदि कंकड़ को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तब उस पर कार्यरत त्वरण तथा उस पर कार्यरत बल अर्थात 0.50 न्यूटन जो दिया है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर भी फेंक दें, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम 45 डिग्री पर फेंकें तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है उच्चतम बिंदु पर जहाँ क्षण भर के लिए वह विराम में रहता है, तो उसके लिए हमने निकाल लिया। यदि कंकड़ को 36 से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए या उपेक्षणीय। तो देखिए जब हमने प्रक्षेप गति पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये इस तरह, ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। अब कोई कण यहाँ से हमने ऐसे फेंक दिया तो ये पृथ्वी पर ऐसे जा करके गिरेगा कहीं बिंदु पर, तो इसके दो वेग हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो ऊपर की ओर होगा जिसके कारण ये ऊपर जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो एक वेग इधर को हो जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ये गुरुत्व बल के कारण है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्षैतिज वाले में तो परिवर्तन हो नहीं, क्षैतिज वाले में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षैतिज वाले घटक में वेग एक समान रहेगा। ऊर्ध्वाधर घटक में ऊपर जाने पर वेग घटेगा लगातार, यानी मंदन होगा, और नीचे आने पर वेग लगातार बढ़ेगा, यानी त्वरण होगा। तो ये ऊपर नीचे जाने पर परिवर्तन होगा वेग में, लेकिन ये जो क्षैतिज घटक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रक्षेप गति में ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि कंकड़ को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तब उस पर कार्यरत त्वरण तथा उस पर कार्यरत बल अर्थात 0.50 न्यूटन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि जो ऊपर नीचे जाने का सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ हो रहा था वैसे यहाँ भी होगा, बस वो ऊपर नीचे जाने के साथ साथ आगे भी जाने लगेगी वस्तु, यानी क्षैतिज वेग भी शामिल हो जाएगा। खंड सी में उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा, परंतु वेग का क्षैतिज घटक शून्य नहीं होगा। तो आप समझिए जब हम ऐसे किसी कोण पर फेंकेंगे तो वस्तु की दो गतियां होंगी, एक ऊर्ध्वाधर की ओर एक आगे की ओर, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो गतियां होंगी। तो ऊर्ध्वाधर गति में जब बिंदु उच्चतम आ जाएगा तो वहां पर वेग 0 हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाएगा, लेकिन क्षैतिज घटक कभी 0 नहीं होगा उच्चतम बिंदु पर। तो वही कह रहा है कि खंड सी में उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा, परंतु वेग का क्षैतिज घटक शून्य नहीं होगा उच्चतम बिंदु पर। तो इन बातों को ध्यान देना है कि 45 डिग्री के कोण पर फेंक देंगे तो भी बल जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा और 0.50 न्यूटन ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि 0.1 किलोग्राम संगत यानी द्रव्यमान के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए। तो अब कह रहा है कि 0.1 केजी का पत्थर है, उस पर नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा बताना है। कब? जब पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। तो कोई रेलगाड़ी है वो खड़ी है, चल नहीं रही है, तो स्थिर रेलगाड़ी से कोई पत्थर गिराया जा रहा है खिड़की से, और गिरने के तुरंत पश्चात हमसे पूछ रहा है कि नेट बल का परिमाण और दिशा क्या होगी। तो देखिए पत्थर का द्रव्यमान बराबर 0.1 किलोग्राम है। जब पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराया जाता है तो वो मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरती है। खिड़की से जब गिराया गया तो जाहिर सी बात है हाथ से छोड़ दिया गया तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से।
तो गुरुत्व बल से वो नीचे गिरती है। तो पृथ्वी पर जो त्वरण काम करेगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो पत्थर पर कार्यरत बल F बराबर mg होगा। यम हमारा 0.1 kg दिया है और त्वरण हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। तो अगर हम इसको नीचे गिराएंगे तो इस पर बल कितना लगेगा 0.1 × 10 बराबर 1.0 न्यूटन। और गुरुत्व बल चूंकि नीचे की ओर काम करता है तो जो बल का परिणामी होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, अभी रेलगाड़ी स्थिर थी, अब रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग, ध्यान दीजिए एक समान वेग से गतिशील है। इसका मतलब कि त्वरण नहीं है रेलगाड़ी में, त्वरण 0 है। अब उसको खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात क्या होगा। तो चूंकि देखिए रेलगाड़ी एक समान वेग से चल रही है, इसका मतलब क्षैतिज दिशा में चल रही है, पटरी में तो क्षैतिज हो गया। तो चूंकि एक समान वेग से चल रही है तो क्षैतिज त्वरण 0 हो जाएगा, केवल ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे हम। तो वही कह रहा है कि रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गति कर रही है, अतः उसकी खिड़की से पत्थर गिराने के पश्चात तुरंत पश्चात पत्थर का क्षैतिज त्वरण 0 होगा, क्योंकि रेलगाड़ी एक समान वेग से चल रही है। जब वेग एक समान है तो क्षैतिज त्वरण 0 होगा, क्योंकि रेलगाड़ी क्षैतिज दिशा में चल रही है। अब पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है तो पृथ्वी की ओर भी वस्तु गिरेगी, तो अब सिर्फ ऊर्ध्वाधर त्वरण काम करेगा नीचे की ओर, और वो ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो अब पत्थर पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर अब भी mg ही होगा। तो m 0.1 है और g गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हल करने पे आ गया 1 न्यूटन। ये भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही काम करेगा। अब देखिए सी पॉइंट में कह रहा है कि पत्थर के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, अब रेलगाड़ी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। अब रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, देखिए जब रेलगाड़ी की खिड़की से पत्थर गिरा दिया गया है उसके तुरंत पश्चात पूछ रहा है। बात बहुत देखिए समझ के काम करिए। पत्थर रेलगाड़ी तो त्वरण से चल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें कब बताना है, जब रेलगाड़ी की खिड़की से पत्थर को गिरा दिया जाए उसके तुरंत बाद। जब गिरा दिया गया मतलब हाथ से छोड़ दिया गया, तब की बात हो रही है। तो अब देखते हैं। अब देखिए रेलगाड़ी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित गति कर रही है, परंतु उसकी खिड़की से गिरने के तुरंत पश्चात पत्थर का क्षैतिज त्वरण 0 होगा। देखिए जब तक हम रेलगाड़ी में बैठे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं पत्थर को, तब तक क्षैतिज त्वरण रेलगाड़ी वाला काम कर रहा है। जब हमने उसको छोड़ दिया तो उसके तुरंत पश्चात रेलगाड़ी के त्वरण से अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हाथ से हमने छोड़ दिया तो अब वो मुक्त अवस्था में नीचे गिरने लगा। तो वही कह रहा है कि रेलगाड़ी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति कर रही है, परंतु उसकी खिड़की से गिरने के पश्चात तुरंत पश्चात पत्थर का क्षैतिज त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि अब रेलगाड़ी और पत्थर का कोई संबंध नहीं रहा। पत्थर तो बाहर आ गया रेलगाड़ी से, हमने हाथ से छोड़ दिया। अतः पत्थर पर कार्यरत परिणामी बल, तो अब पत्थर पर कार्यरत परिणामी बल फिर वही होगा, फ्री फॉल मोशन करेगा, यानी मुक्त अवस्था में नीचे की ओर गिरेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण ही काम करेगा। तो F बराबर mg, तो 0.1 × 10 बराबर 1 न्यूटन, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब देखिए अगला डी पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है पत्थर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है तथा वो रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है, तो उस समय हमको नेट बल बताना है कि पत्थर फर्श पर पड़ा हुआ रेलगाड़ी के। अब जैसी बात कि रेलगाड़ी
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, लेकिन पत्थर रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है। तो कह रहा है कि उस समय नेट बल क्या होगा। अब देखिए इस सिचुएशन में जब पत्थर रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है तो अब नीचे की ओर तो गिर नहीं रहा, पृथ्वी की ओर, तो ऊर्ध्वाधर त्वरण हो नहीं सकता, और स्थिर है क्योंकि विराम अवस्था में है। तो इसका मतलब कि रेलगाड़ी जितने त्वरण से चल रही है उतना ही त्वरण क्षैतिज दिशा में पत्थर पर भी लग रहा है। तो जो रेलगाड़ी का त्वरण है वही पत्थर का त्वरण है। तो जब पत्थर रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है तब यह रेलगाड़ी के त्वरण से गति करेगा। इसलिए पत्थर पर कार्यरत परिणामी बल F = 0.1 इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेलगाड़ी का त्वरण है। तो ये आ गया 0.1 न्यूटन। अब ये त्वरण बल किधर को काम करेगा? रेलगाड़ी की गति की दिशा में। ये रेलगाड़ी जिधर गति कर रही है उसी दिशा में ये बल काम करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है L लंबाई की एक डोरी का एक सिरा M संगत के किसी कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण V चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर केंद्र की ओर निर्दिष्ट नेट बल क्या है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। T जो है डोरी में तनाव है, तो सही विकल्प चुनना है जो 4 दिए गए हैं। जब डोरी से बंधा एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तब आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। ये चीज हमको पता है। तो 4 जो विकल्प हैं इनमें से हमको छांट के बताना है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई L है, उसके एक सिरे पर M द्रव्यमान का कण बंधा है तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण V चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर केंद्र की ओर निर्दिष्ट नेट बल क्या होगा? तो देखिए, जब डोरी से बंधा कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। क्वेश्चन में बता भी दिया है। इसलिए कण पर केंद्र की ओर कार्यरत परिणामी बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल होगा। तो अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से? डोरी में तनाव से। तो ये T हो जाएगा। तो सही विकल्प हमारा T होगा। अब यहाँ पर देखना है कि खूंटी जो कील गड़ी है उस खूंटी से बंधा है पत्थर, इसलिए T आंसर आया। अगर इसमें मोशन होगा तो हम देखेंगे, उसके लिए अलग आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम संगत के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है। तो 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम संगत के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया। मंदन मतलब रिटार्डेशन वाला फोर्स, यानी इसको रोकने का जो प्रयास करेगा। तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, मंदन बल F बराबर, चूंकि रोकने के लिए काम किया गया है तो जिधर वस्तु की गति होगी उसके विपरीत बल लगेगा, तो इसलिए -50 न्यूटन लिखा गया। इन चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। द्रव्यमान वस्तु का हमको दे दिया गया है 20 किलोग्राम, प्रारंभिक चाल दे दी गई है 15 मीटर पर सेकंड, और चूंकि करा पिंड को रोकने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब पिंड रुक जाएगा। जब रुकेगा तो अंतिम चाल क्या होगी? 0। तो अंतिम चाल 0 लिख दिया गया। समय T हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे। तो A बराबर F/m हो जाएगा। F हमारा -50 है, तो -50/m 20 किलोग्राम है। तो ये आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रतिकर्षण लिखा है। अगर आकर्षण होता तो वस्तु का वेग बढ़ता, लेकिन रुक जा रही है तो इसलिए प्रतिकर्षण लिखा है। अब गति के समीकरण से, गति का समीकरण होता है V = U + AT। चूंकि हमें समय प्राप्त करना है
तो ए हमने निकाल लिया, वी हमको पता है, यू पता है, ए पता है, तो टी निकालना है। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो v बराबर यू प्लस ए टी, तो v हमारा 0 है, u 15 है, क्वेश्चन में दिया है, प्लस a हमारा माइनस का 2.5 है, तो चिन्ह सहित रख दिया, t हमको निकालना है। तो सॉल्व करने पे आ गया t बराबर 6 सेकंड, 15/2.5 होगा तो आंसर आ जाएगा 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में वक्त रुक जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। वहाँ यहाँ देखिए अभी जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर रोक देता था तो अंतिम बल वेग 0 हो जाता था। यहाँ प्रारंभिक और अंतिम वेग दिए गए हैं, द्रव्यमान दे दिए गया है। अब पिंड की गति की दिशा परिवर्तित रहती है, तो बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करना। तो देखिए पहले 2 मीटर पर सेकंड चाल थी, अब 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब चाल बढ़ गई है। तो अब हमको पिंड की गति की दिशा परिवर्तित रहती, जिस गति जिस दिशा में है उसी दिशा में काम करेगा। तो बल का परिमाण व दिशा हमको ज्ञात करना। अब देखिए पिंड का द्रव्यमान यानी संगत यम बराबर 3 किलोग्राम हमको दिया है, प्रारंभिक चाल 2 मीटर पर सेकंड दे दिया है, अंतिम चाल v बराबर 3.5 मीटर पर सेकंड दे दिया है, समय 25 सेकंड दे दिया है, बल निकालना है। तो अब हम उल्टा चलेंगे, v u t दिया है तो v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण लगाएंगे तो a निकल आएगा। तो v हमारा 3.5 है, u हमारा 2.0 है, प्लस a निकालना है, t 25 सेकंड है, तो a आ गया हमारा 1.5/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a आ गया तो f बराबर हमें फार्मूला लगा देंगे तो बल आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमने जब लगा दिया तो f बराबर हमें हो गया, यम हमको दिया है 3 किलोग्राम क्वेश्चन में, और a हमने ये निकाल लिया 1.5/225। तो सॉल्व करने पे आ गया 4.5/25 न्यूटन बराबर 0.18 न्यूटन। अब देखिए चूंकि दिशा अपरिवर्तित है पिंड की गति की, तो जैसे कि पिंड पर कार्यरत बल की दिशा गति की दिशा में है। जब दिशा परिवर्तित नहीं हो रही और वेग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बल जो दिशा थी वेग की उसी दिशा में कार्यरत। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है 5 किलोग्राम संघत के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित होते हैं। पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पर मान लीजिए, इस पर 2 बल लग रहे हैं, 8 न्यूटन क्षैतिज की ओर और 6 न्यूटन ऊर्ध्वाधर की ओर। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कोण अल्फा मान लिया जाए तो इसका परिणामी बल इधर जाएगा। अगर इसके समांतर एक लाइन ये खींच देंगे, इसके समांतर ये लाइन जहाँ पर ये काटेंगी वही परिणामी बल की दिशा होगी। समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लोग इसी प्रकार निकालते थे। तो यहाँ पर देखिए पिंड का द्रव्यमान हमको दिया है 5 किलोग्राम, पिंड पर कार्यरत बल F1 दिया है 8 न्यूटन, F1 के लंबवत पिंड पर कार्यरत बल F2 कितना है 6 न्यूटन है, दोनों लंबवत है। तो दोनों पिंडों के बीच कोण थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, दोनों लंबवत है। तो पिंड पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर फार्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट F1 हमारा 8 का स्क्वायर प्लस F2 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे F1 8 है, F2 6 है, गुणे cos कितना थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बल लंबवत। cos 90 का मान 0 होता है, तो ये इतना पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 8 64 प्लस 6 36, तो ये आ गया 100 पूरा आ जाएगा रूट में, और रूट में 100 होगा तो मतलब होगा 10 न्यूटन। यदि परिणामी बल F1 यदि परिणामी बल F बल F1 से अल्फा कोण बनाए तब। अब ध्यान देना कि यदि परिणामी बल F, इसका मतलब ये है
कि इन दोनों का जो परिणामी बल ये निकल के आया है 10 न्यूटन, ये F1 से अल्फा कोण बनाए तब क्या होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा F2/F1, क्योंकि लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था, ये साइन है, ये कास है और ये टैन है। इसका मतलब टैन में लंब बटे आधार होगा। ये कोण थीटा है, तो ये थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है और ये सामने वाली लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो सामने वाली लंब है। तो लंब कितना है 6, ये 6 न्यूटन बल था ना, तो जो ये है वही ये है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो 6 हो गया। अपान आधार, आधार ये 8 न्यूटन है, तो नीचे आधार की जगह 8 लिख दिया गया, तो ये आ गया 0.75। अब tan अल्फा 0.75 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan 36 डिग्री 53 मिनट का कोण होगा, यानी अल्फा बराबर 36 डिग्री 53 मिनट का कोण हो जाएगा, अगर हम कोण निकालना चाहें तो। अब देखिए, अगर हम त्वरण निकालना चाहें तो हमको पता है संबंध F बराबर ma से त्वरण A बराबर F/m होता है। तो ये F जो बल है ये हो गया 10 बटे त्वरण m हो गया 5, क्योंकि द्रव्यमान 5 दिया गया, तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो परिणामी बल है उसकी बात हो रही है, जो दोनों लंबवत बलों के बीच से जा रहा है। बीच से क्या जा रहा है, मतलब जिस भी कोण से जा रहा है। तो पिंड पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण बल F1 की दिशा से 36 डिग्री 53 मिनट पर कार्य कर रहा है, यानी इतने कोण पर कार्य कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो tan थीटा हमने निकाला है, ये tan थीटा ये F1 बल से अल्फा माना है, तो ये एंगल निकल के आया है। तो इस एंगल से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये परिणामी बल या परिणामी बल पर परिणामी जो पिंड है जिसका परिणामी बल इधर को है उस पर त्वरण काम कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि 36 किलोग्राम प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसतन मंदन बल क्या है। ऑटो रिक्शा तथा चालक की संगतियां यानी द्रव्यमान क्रमशः 400 किलोग्राम और 65 किलोग्राम है। तो देखिए, हमको जो जो दे दिया है उसको हम लिख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऑटो रिक्शा की प्रारंभिक चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में इसका चाल आ जाएगा, तो वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड ये होता है। अब ऑटो रिक्शा की अंतिम चाल v बराबर 0, क्यों, क्योंकि ये रोक लेता है ना 4 सेकंड चलने के बाद। प्रारंभिक चाल है, अंतिम चाल जब रोक दिया तो 0 हो गई, तो v बराबर 0। समय रोकने में कितना लगा, 4 सेकंड। ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान m1 400 किलोग्राम है और चलाने वाले ड्राइवर का द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 400 प्लस 65 तो 465 किलोग्राम। अब वही गति का फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास त्वरण निकल आएगा, और F इंटू ma का फार्मूला लगा देंगे, F बराबर m इंटू ma, F बराबर ma, तो हमारा बल निकल आएगा कि कितना मंदन लगा है तब वो रुका है। तो गति के नियम से v बराबर u प्लस at, तो v 0 है, a हमारा जो u है प्रारंभिक वेग 10 है, a निकालना है और समय कितना लगा था, 4 सेकंड रोकने में, तो 4 सेकंड रख दिया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया a बराबर -10/4, तो आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन है यानी वेग घट रहा है, तो इसलिए माइनस साइन अपने आप आ गया। अब ऋण
त्वरण का ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह मंदन है, यानी रिटार्डेशन है, यानी वेग में कमी हो रही है, इसीलिए आगे जाकर के गाड़ी रुक गई है। अब वाहन पर लगा औसतन मंदन बल कितना होगा, यह बराबर यम है। तो यम हमको दिया है 465 किलोग्राम और त्वरण हमारा निकल आया है -2.5 न्यूटन। तो ये आ जाएगा -1162.5 न्यूटन। ये जिधर गति कर रहा है रिक्शा उसके विपरीत बल लगेगा, तभी वस्तु रुक रही है। विपरीत के कारण ही यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो इसकी स्टडी अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।